मैं हूं नदीम इकबाल जाहिद और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नौशाद अली। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से कि उनकी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई एक स्टेप और आगे जाकर अब चार्जशीट में बदल गई है। सर, ये चार्जशीट क्या है और ये क्या होने जा रहा है? आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर आपका क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्जशीट तो बड़ी लंबी है, लेकिन आपकी दिलचस्पी या नाजरीन की दिलचस्पी जो है मेरा ख्याल है उसी पर बात कर लें, क्योंकि उसी के गिर्द सारे मामला घूमते हैं। वैसे तो ये मामला हाउसिंग सोसाइटी से शुरू हुआ, फिर अब्यूज़ ऑफ पावर के मामला हैं, सर्विस के अंदर रहते हुए जो मामला थे पहले उसके ऊपर बात होती थी। लेकिन आज जो ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की है उसके अंदर दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो पहली बात ये कि उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया गया है कि जो इंतशार फैलाने की और जो मुल्क में ये बेअमनी पैदा करने की, बदअमनी पैदा करने की जो भी कोशिश या काविश की गई है उसकी तहकीकात हो रही हैं। इसमें 9 मई शामिल है। 9 मई हुआ था जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद, यानी कि अफवाज पाकिस्तान जो है या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लोग, उनको इस चीज़ की कोई ताने बाने जो हैं वो 9 मई के साथ आ मिले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सर्विस के बाद के मामला जो हैं वो भी इसमें शामिल कर लिए हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो बदअमनी, इंतशार और इसके बाद इसमें 9 मई के वाक़यात भी हैं, 9 मई के अलावा वाक़यात भी हैं। ये बड़ा अहम पहलू है जिसकी तरफ शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी कि सिर्फ 9 मई नहीं, 9 मई के अलावा भी जो इंतशार और उसके बदअमनी के पहलू हैं या मामलात हैं, उन तक भी जो चीज़ें हैं वो हैं, मौजूद हैं। यानी चार्जशीट में आप ये कह रहे हैं कि जो मामला हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत से पहले के हैं या बाद के हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया था या उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो उस वक्त पाक फौज ने ये कहा था कि उनके सर्विस के होते रहते, यानी जब वो सर्विस में थे तो जो उन्होंने काम किए, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी का केस था और 2-3 और मामला थे, वहाँ तक महदूद था। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज आई है वो वाज़ेह तौर पर बता रही है कि चार्जशीट के अंदर 9 मई शामिल है। 9 मई के अलावा भी बदअमनी और इंतशार के जो मामला हैं वो भी उनके ऊपर एलिगेशंस पुट किए जा रहे हैं और ये इसकी चार्जशीट हो चुकी है। और ये मामला 9 मई का जो वाक़या है ये उनकी रिटायरमेंट के बाद का है। इसके अलावा भी कई वाक़यात हैं जिसके अंदर ज़मान पाक के, आपको याद होगा जब वो बंकर बना लिया गया था ज़मान पाक को और लाहौर पुलिस जो है वो उनके ऊपर हमले किए जाते थे। आपको याद है वो एक साहब थे जिनकी आँख में भी चोट आई थी और फिर बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए, बार उनकी आँख बच गई थी। जो आपके IG इस्लामाबाद है वो भी। तो ये जो मामलात हैं, ये मामला जो है ये काफ़ी फैल चुका है। और अगर आपको जो वाज़ेह बात नज़र आ रही है, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के साबिक DG ISI खास तौर पर, लेफ्टिनेंट जनरल भी एक बात है और दूसरा जो डेजिग्नेटेड है साबिक DG ISI, इस लेवल की सतह का जब एहतसाब शुरू हो जाए या उसको शामिल तफ्तीश कर लिया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि इदारा ये सोच समझ कर करता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट इदारे ने सेट कर दिया है, ये सुनने वाली बात है कि जो इदारा प्रेसिडेंट ने सेट कर दिया है, अब आर्मी चीफ हो या कोई भी किसी भी पोजीशन पे बैठा हुआ शख्स हो, वो एहतसाब से बच नहीं सकेगा। जो फौज का अपना एहतसाबी निज़ाम है वो कोई भी उसकी ज़द में आ सकता है। ठीक हो गया ये। अच्छा, ये बताएं कि जो दो बड़े इल्ज़ाम हैं इसके अंदर के, मतलब है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दोनों क्या हैं और फैज़ हमीद का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो नाम से ही पता है आपको कि वो चीज़ जो ऑफिशियली सीक्रेट जिसको करार दिया गया हो उसकी इंफॉर्मेशन पास करना, उस इंफॉर्मेशन को किसी ऐसे कान तक पहुंचाना या किसी ऐसे शख्स को देना जिसका उससे ताल्लुक ना हो, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में आ जाता है। इस वक्त जो मामला है वो जो हमें नज़र आ रहा है, जो बात उसके अंदर जो कही गई है 9 मई, यानी उसमें बाकायदा अल्फाज बशमूल 9 मई लिखा है। जब वो आप इस तरह के मामला कर लेते हैं तो फिर ये वाज़ेह हो गया कि उनकी सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद के मामला, उसके बाद तो फिर आपको पता है पाकिस्तान बानी तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ किया है। चाहे उनका अपना लॉन्ग मार्च हो, उसमें उनको गोलियां लगने वाला मामला हो, अरशद शरीफ के मामलात हों, या जो ये ज़मान पाक का धरना है, फिर उसके अलावा भी जितनी मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ इंतशार हुआ वो सारा कुछ हो, तो अल्टीमेटली ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे ताने बाने जो है वो बानी तहरीक इंसाफ के साथ जा मिले हैं और ये उनके लिए जो है फंदा तैयार हो चुका है जो उनके लिए बड़ा मुश्किलात का बाइस बन सकता है। ये तो ठीक है। मुझे ये बताएं, सारा ये कुछ तो ये आर्मी अपने मतलब है कि अपने इदारे के अंदर सारा कुछ एहतसाब का अमल कर रही है, तो इसका कैदी नंबर 804 के साथ क्या ताल्लुक है? उनको उन्होंने क्या किया है इसमें सारी बात?
देखिए बात यह है कि जो आर्मी एक्ट की तरमीम हमने 2016 में कर ली थी, उसके अंदर ये शामिल था कि कोई शख्स जो दहशतगर्द हो, कोई शख्स जो पाक फौज पर हमलावर हो, कोई शख्स जो पाक फौज की तनसीबात पर हमला हो, चाहे वो सिविलियन हो, पाक फौज पे हमलावर हो चाहे वो सिविलियन हो, वो सारा कुछ जो है वो मिलिट्री एक्ट के तहत आ जाता है और उसको प्रोसीड किया जा सकता है। तो अब मामला ये है कि जो फैज़ हमीद साहब के मामलात हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी कि आपको याद है बानी तरीके से आप खुद कहते रहे कि मेरी हुकूमत जो है वो आपको पता है, याद होगा आपको कि एजेंसियों की मुझे मदद लेनी पड़ती है, बिल भी पास कराना होता है उनके ज़रिए होता है, और उस वक्त जो पावर इंजॉय कर रहे थे फैज़ हमीद, वो भी आपके इल्म में है, उनके ऊपर आर्गूमेंट भी होता है। ये मेरे कहे की बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब ने नाम लेकर ये गुफ्तगू कर दी हुई थी, मरियम नवाज साहिबा ने भी नाम लेकर ये गुफ्तगू की, और भी दीगर लोग जो है उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वो अलग ये बात करते थे कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो एक 10 साला प्रोजेक्ट जो है वो चलाने के चक्कर में खुद आर्मी चीफ बनने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और इमरान खान साहब को भी उन्होंने यही लारा, फिर वो प्रेसिडेंशियल निज़ाम, तो ये सारा कुछ मिल के जो कुछ हो रहा था, वहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पाक फौज अब्यूज़ ऑफ पावर की इजाज़त नहीं देती। पाक फौज जो है अपने इदारे के जो ताकत फराहम की जाती है लोगों को जो उस सीट पर बैठते हैं, उसकी वायलेशन जब होगी तो फिर उनका एहतसाब का अमल जो है वो शुरू हो जाता है, और एहतसाब होता है आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे सामने है कि पाक फौज, यकीनन वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह हमारी कोर्ट्स में होता है, लेकिन ये सामने नज़र आ रहा है कि अब जनरल हमीद का कोर्ट मार्शल होगा, फैज़ हमीद का होगा। क्योंकि अच्छा एक और बात सर, यहाँ पे सवाल है मेरा छोटा सा, आपका सवाल में एक बात सिर्फ मैं आपको बता दूं कि कोर्ट मार्शल उनका होता है जो अपने ऊपर लगाए गए एलिगेशंस के ऊपर कंटेस्ट करता है, जो कंटेस्ट नहीं करता फिर वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेके उसको फाइट करे। जो जनरल फैज़ ने इन सारे इल्जामात से जो है ना वो इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, इसलिए अब उन पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होगी। जी अच्छा, ये कोर्ट मार्शल की बात मैं कर रहा था आपसे कि कोर्ट मार्शल ये होता क्या, कोर्ट मार्शल आम आदमी को समझाया नहीं, क्या मतलब है कि कोर्ट फौजी है, इतने बड़े लेवल का एक अफसर रहा है, उसके साथ कोर्ट मार्शल में क्या हो सकता है, वो क्या तरीका होता है उसका? भाई कोर्ट मार्शल का तरीका सिंपल ये है कि जो जैक ब्रांच होती है वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट कर्नल या लेफ्टिनेंट इसी तरह के लेवल के रैंक का बंदा जो है वो उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे चलाता है, बतौर जज वो उसको जज करता है। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपको पहले इंक्वायरी के तौर पे आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है, वो कुछ शवाहिद इकट्ठी करती है, उनकी बुनियाद पर आपसे पूछा जाता है कि ये शवाहिद आपके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, आप बतौर आर्मी सर्विस मैन आपने ये काम किया है कि नहीं किया। वो फ़र्ज़ कीजिए कहते हैं कि जी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, या मैंने गलती से कर दिया, अनइंटेंशनली कर दिया, जो भी, तो एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जिसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इदारा जो है वो कुछ थोड़ा सख्त फैसला दे देता है, कोई कभी ज़रा सॉफ्ट फैसला दे देते हैं, डिपेंड करता है किस किस्म का क्राइम है। लेकिन जब आप कंटेस्ट करते हैं, जब आप कहते हैं कि जी मेरे पे ये लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, मैं इनको कंटेस्ट करता हूँ, फिर ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होती है। अच्छा, और जब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होती है तो जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको डिफेंड करना है जनरल फैज़ हमीद ने या जिसके खिलाफ कोर्ट मार्शल होता है। तो अब ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, यानी आज एक्चुअली चार्जशीट बना दी ना, डेवलप कर दी, अब कार्रवाई जो है कोर्ट मार्शल की बाकायदा शुरू हो जाएगी, और जो है उसका जो भी नतीजा आएगा वो आप सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, जो आम शहरी है, इनका जो फौजी अदालतों में ट्रायल का जो मामला है वो अदालत में अभी चल रहा है, आएगा उस प्रोसीडिंग होती है उसकी, आज भी हुई है, तो मुझे ये बताएं कि आम आदमी के जो मामला अगर ये चले गए तो आम आदमी तो फिर बहुत सारे हैं, फिर बेचारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म वो भी आम आदमी है ना इस वक्त। देखिए बात ये मामला जब चला गया तो आर्मी कोर्ट में चला गया, तो वहाँ पे एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है आर्मी कोर्ट में? देखिए मिलिट्री कोर्ट से आम आदमी को सजाएं हुई हैं, यानी सिविलियन को सजा हुई है, इससे पहले भी हुई है। आपको याद होगा कि जनरल साहब के साहबजादे थे जिन्होंने एक आर्मी चीफ को लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने थ्रेट किया था, और उस थ्रेट की बुनियाद पर उन्हें सजा दी गई थी मिलिट्री कोर्ट से। सो उसका प्रेसिडेंट तो मौजूद है। अब एक बात, दूसरी बात यह है, अब इसकी पॉलिटिकल साइड है। जब आप बानी तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, जब वो बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये बात कर रहे हैं, आप उनके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनके बहुत से चाहने वाले हैं, जब उनका मामला आएगा तो ये इसके पीछे एक पॉलिटिकल फॉल आउट का मामला है कि इसका क्या पॉलिटिकल फॉल आउट आता है। इसी वजह से थोड़ा मोहतात अंदाज में ये मामला किया जा रहा है। जो अब तक के ट्रायल्स हुए हैं, जो अदालत ने सजा देने से रोक रखे हैं, यानी कि सजा सुनाने से रोक रखे हैं, यही बात आईनी तौर पर तय की जाएगी। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए पिछले कुछ अरसे में हमने ये बात देखी है अदालत के अंदर, जो एक रियलाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट में, कि जो लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव जो आपकी का काम या जो हर एक बंदे इदारे का अपना काम है वो उनको करने देना चाहिए, और पार्लियामान की जो लेजिस्लेशन है उसको एंडोर्स किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जस्टिस काजी फाइज़ा की तरफ से भी। अभी जिस
जिस आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये मौजूदा चीफ जस्टिस मौजूद हैं और ये आईनी बेंच मौजूद है। तो आईनी बेंच जो है उसने ये तय करना है कि जो लेजिस्लेशन उस वक्त हो चुकी थी अगर वो दुरुस्त है तो फिर तो ये बात दुरुस्त है कि जब अगर ये साबित हो जाए कि बानी तहरीक इंसाफ ने वाकयातन कोई ऐसा प्लान बनाया था, उन्होंने जनरल फयाज हमीद ने या किसी और तीसरे चौथे बंदे ने जिसने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, ये मुनज़्ज़म कार्रवाई थी, इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो चाहे सिविलियन है या नहीं है, वो मिलिट्री कोर्ट्स उनको ट्रायल कर सकती है। हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि आईनी बेंच का फैसला आएगा तो पता चलेगा कि वो किस हद तक इस मामले को इंडोर्स करते हैं। लेकिन ये अमेंडमेंट हो चुकी हुई है क्योंकि ये उस वक्त की गई थी जब पाकिस्तान पे दहशतगर्दी जो थी वो सर उठा रही थी, और उससे निपटने के लिए ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल, क्योंकि ये ख्याल किया जाता था कि बहुत से दहशतगर्द जो हैं जो सिविलियन होते हैं वो आर्मी की जो पकड़ के उनको दिए जाते हैं आम जो आप पुलिस को या सीटीडी को या उनको, तो वो अदालतों से जो है ना वो बरी हो जाते हैं या जमानतें ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो उन्हीं कार्रवाइयों में मुलव्वस। सो उस एक ज़रूरत के मद्देनज़र ये कहा गया था कि उनका और तेज़ इंसाफ, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू ये भी था कि जल्द अज जल्द इन दहशतगर्दों को सजा देकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब मामला ये है कि उस वक्त जब ये किया गया तो उसमें सिविलियंस भी शामिल हैं। तय ये करना है कि क्या बानी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जनरल फयाज हमीद या जितने भी लोग 9 मई या इस तरह से दीगर वाक़यात में मुलव्वस थे, क्या वो मुलव्वस थे? अगर फ़र्ज़ कीजिए मुलव्वस है तो अब तक का जो राइज कानून है उसके मुताबिक उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा सकता है। ये अलग बात है कि देखिए इसलिए नहीं किया जा रहा या फैसला इसलिए नहीं सुनाया जा रहा कि कोर्ट ने मना कर रखा है, लेकिन ये अगर ये इसको एंडोर्स कर देता आईनी बेंच तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से ये मामला जो है ये तेज़ हो जाएगा, सजाएं भी सामने आ जाएंगी। और आप ये भी देखिए कि इस लेवल के जो आर्मी जिस लेवल के उन्होंने अपने ऑफिसर को पकड़ा है, तो इसके पीछे भी इदारे ऐसे काम नहीं करते, इदारे बहुत सोच समझ कर काम करते हैं, तो उनको पता है ये इदारे की अपनी रेपुटेशन का मामला भी है, ये इदारे के इंसाफ की रेपुटेशन का मामला भी है। सो अगर उनको पकड़ लिया गया इंक्वायरी के बाद और उनको जो है उनके ऊपर चार्जशीट कर दिया गया है, तो अल्टीमेटली ये बात समझें कि ये जो है ना घेरा वो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के गिर्द तंग हो रहा है, उनके गले का फंदा बनने जा रही है ये चीज़। मैं नहीं कहता कि अल्लाह करे कि ये कोई इस तरह का मामला हो, लेकिन ये जो नज़र आ रहा है हमें फिल वक्त हमें यही नज़र आ रहा है कि ये जो सिचुएशन इस तरह की हमें नज़र आ रही है कि ये प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासी गहरी हो चुकी है और उनके लिए मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया जी।